मिस्टर ओबरॉय माया को अपने आलीशान होटल और पार्टी में घुमा रहे थे। श्वेता मदमस्त होकर वहां कुछ नौजवानों के साथ नाचे जा रही थी। माया को अजीब लग रहा था, जैसे अचानक ही श्वेता के सर पर कोई जुनून सवार हो गया था। वो उस पार्टी में अजीबोगरीब तरह से नाचे जा रही थी, जैसे उसे अपने बदन का होश ही नहीं था। लेकिन वहां से आगे निकलने के बाद श्वेता पर से माया का ध्यान हट गया। मिस्टर ओबरॉय के साथ घूमते हुए माया पीछे के जलाशय के पास पहुंच गई। वहां वो एक बहुत सुंदर जलाशय था, जिसके बीच में सोने का कमल खिला हुआ था और उसके भीतर से निकलते हुए फव्वारे अलग अलग रंग के पानी के साथ चमचमा रहे थे। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। ओबरॉय बड़े ही संयम के साथ वहां पर खड़ा हुआ माया से पूछ रहा था, माया जी, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। आप अपने लोक में और पुणे शहर में बहुत जानी मानी हस्ती हैं, क्योंकि ज्वेलरी के डिजाइन के मामले में आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। मैं तो आपको तभी से जानता हूं जब से आपने अपना ज्वेलरी का डिजाइन का काम स्टार्ट किया था। लेकिन बस किस्मत कहिए कि कभी ऐसा मौका नहीं पड़ा कि आप हमारे होटल में पधारें। आज ये मौका आया है, तो इसकी वजह भी बड़ी अजीब है कि आप श्वेता जी की मेहमान बन के आई हैं। मेरी बड़ी इच्छा है कि आप यहाँ पर कुछ अच्छा समय गुजारें और हमें आपकी सेवा करने का विस्तार से मौका दें। इसमें मुझे भी खुशी होगी। मैं तो सोच रही थी कि अगर मुझे आपके होटल के बारे में पहले से पता होता तो शायद मेरे हनीमून के वक्त कार्तिक के साथ मैं आपके होटल में ही आई होती। लेकिन मैंने आपके होटल का नाम पहली बार ही सुना है। जहां तक मुझे समझ आया, ये होटल ना तो पृथ्वी लोक में है, ना ही छोटे आकाशीय लोक में। तो फिर आपको पुणे शहर और वहां पर मेरे कामों के बारे में जानकारी कैसे हो गई? माया ने मिस्टर ओबरॉय से पूछा। जी, अब वो तो हमारा काम ही है। हम इस तरह के व्यापार से जुड़े हुए हैं कि हमें अपने व्यापार के मामले के चलते हर जगह की बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में जानना जरूरी होता है। हमारे जो सबसे अच्छे ग्राहक होते हैं, उनकी बदौलत ही हमें नाम भी मिलता है और हमें आप जैसी बड़ी हस्तियों की सेवा करने का अवसर भी मिलता है। वैसे हमारा होटल सिर्फ शुष्क लोक तक ही सीमित नहीं है। आपको ये जानकर शायद आश्चर्य होगा, लेकिन हमारा होटल किसी भी एक लोक की सीमा तक सीमित नहीं। हम एक लोक से दूसरे लोक तक गति कर सकते हैं और हमारा पड़ाव अलग अलग वक्त पर अलग अलग जगह पर होता है। मिस्टर ओबरॉय ने माया को बताया। कमाल है, ऐसी कोई चीज तो मैंने आज तक सुनी भी नहीं थी। माया को अचरज हो रहा था। क्या ऐसा भी हो सकता है? ये तो बहुत अजीब बात है। जी, ऐसा भी कुछ अजीब नहीं है। अभी तो आपने सुना होगा कि इस तरह की फ्लाइट भी स्टार्ट हो गई हैं। आपके पुणे और उसके आसपास के इलाके में ऐसे ही चलते फिरते बहुत से होटल हैं। वे एक शहर से दूसरे शहर घूमते रहते हैं। बहुत से ऐसे देश हैं जिनके आसपास के समंदर में जहाजों पर होटल होते हैं, जो एक से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। बस हमारा भी पहले व्यापार कुछ ऐसी ही चीजों का था, लेकिन बाद में हमने सोचा कि जब एक देश से दूसरे देश होटल जा सकते हैं और एक शहर से दूसरे शहर तक एक होटल आता जाता रह सकता है, तो क्यों ना हम ऐसे होटल बनाएं जिसमें लोग एक लोक से दूसरे लोग भी जा सकते हैं। और बस मेरी उसी सोच का परिणाम ये होटल है। ये कहते हुए मिस्टर ओबरॉय ने आगे जाकर उस सोने के कमल को छू लिया। इसके साथ ही वो कमल खुल गया और उसके अंदर से बहुत से जुगनू निकलकर उनके आसपास फैल गए। अब माया और ओबरॉय दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। उसके चेहरे पर एक बड़ी प्यारी सी मुस्कान थी, जिसके साथ वो माया के चेहरे को देख रहा था और उसे अपने होटल के बारे में बता रहा था। एक पल के लिए माया को ऐसा लगा जैसे ओबरॉय उसके प्रति कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहा है। लेकिन अगले ही पल जैसे ही माया ने ओबरॉय के चेहरे को बड़े गौर से देखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके भावों को पढ़ने की कोशिश की, तो माया को एहसास हुआ जैसे ओबरॉय में कुछ ऐसा है जैसे उसे वो बहुत पहले से जानती है। पर अपने दिमाग पर जोर देने के बाद भी माया को ये याद नहीं आ रहा था कि उसकी ओबरॉय से कभी कोई मुलाकात हुई भी थी।
लेकिन उसके मन में यह भाव आ रहा था कि वो अबरॉय को बहुत गहराई से जानती थी, जैसे उसके और अबरॉय के बीच में कोई जाना पहचाना सा रिश्ता था, और जैसे वो एक ऐसा इंसान था जिस पर वो अभी भरोसा कर सकती थी। दूसरी तरफ महादेवी कार्तिक और जीवन को ऊर्जा इकट्ठी करने के रास्ते पर भेजकर वहां से चली आई थी। महादेवी ने कार्तिक से यह वादा कर तो दिया था कि वो माया को अपने आगे और अपनी शक्ति से खोज लेगी, लेकिन ऐसा वचन देने के साथ ही महादेवी के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, और अब वो इस बारे में वाकई चिंतित थी कि माया कहां पर होगी। इसलिए कवच की रक्षा करने के और सारी चर्चा के बाद आखिरकार वो उस कवच को तोड़ने की बात पर राजी हो गई थी। अब महादेवी जैसे ही वहां से रुखसत हुई तो वो सीधे मुंडे पहाड़ पर स्थित माया के शिविर के पास पहुंची। वो फिर से एक बार उसकी ऊर्जा का जायजा लेने लगी। इस बार महादेवी ने वहां पर काफी लंबा वक्त गुजारा और माया की ऊर्जा से जुड़े हुए हर हिस्से का गहराई से आकलन करते हुए उसके आसपास से गुजरने वाली तमाम ऊर्जाओं का अध्ययन करने लगी। उसने अपने पाए हुए नतीजों को कई बार सोचकर एक इरादा बनाने की कोशिश की। दरअसल पिछली बार भी महादेवी को इस बात का एक संदेह हुआ था कि वहां किसी एक ऐसे व्यक्ति का ऊर्जा रूप आया था जो शुष्क लोक का नहीं था, बल्कि वो ख्यालों की दुनिया से आया हुआ एक सूक्ष्म अस्तित्व था। और अगर ऐसा था तो यह अजीब सी बात हो सकती थी कि माया फिलहाल ख्यालों की दुनिया में थी। इस बारे में अभी कोई स्पष्ट निर्णय महादेवी नहीं ले सकती थी। उसे यह भी अंदाजा नहीं था कि ख्यालों की दुनिया में जाना क्या माया के लिए कोई बुरी बात है या अच्छी बात। दरअसल ख्यालों की दुनिया बहुत ही रहस्यमयी चीज थी, और इस तरह की चीज के बारे में अभी तक खुद महादेवी को भी इतनी जानकारी नहीं थी कि वो इस पर कोई स्पष्ट निर्णय ले सके। लेकिन उसे ये जरूर पता था कि अगर कोई भी प्राणी माया को उसके शिविर से ले जाकर कहीं और ले गया है तो महादेवी को इस बात का पूरा हक मिलता है कि वो माया को वापस लाए। लेकिन ख्यालों की दुनिया में जाने का रास्ता बहुत ही विचित्र था। ख्यालों की दुनिया कोई ऐसी दुनिया नहीं थी जैसी बाकी के ब्रह्मांड में और संसार के बहुत से लोगों की हुआ करती थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसका वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं था। ये संसार के निर्माण के दौरान निकली ऊर्जा का एक साइड इफेक्ट थी। सारे संसार का निर्माण ब्रह्म ऊर्जा से हुआ था। ब्रह्म ऊर्जा में किसी भी चीज का निर्माण करने की क्षमता होती है। जब संसार का निर्माण हुआ था तब उसके साथ काली ऊर्जा और योग ऊर्जा जैसी विभिन्न ऊर्जाओं के नियम भी बने थे। ब्रह्म ऊर्जा इन सारी ऊर्जाओं का रूप लेकर अलग अलग जगह बस गई थी। लेकिन इस सारे निर्माण के बाद भी ब्रह्म ऊर्जा की कुछ रसद बची रहती थी, जो कि वातावरण में यूं ही निकलती जाती थी। सारे संसार का निर्माण होने के बाद बहुत से लोगों के निर्माण से बची हुई ऊर्जा आपस में इकट्ठी हो गई और सारे संसार से बाहर उसके आसपास भर गई। ये ऊर्जा ऐसी थी जो किसी एक लोक में ना होकर सारे लोकों में पूरी तरह से विस्तृत होकर फैली हुई थी। और स्वाभाविक था कि ये निर्माण की शक्ति की ऊर्जा थी। जिस तरह ब्रह्म के विचारों से सारे संसार का निर्माण हुआ था, उस तरह की ये ऊर्जा खास शक्तियों के द्वारा प्रयोग हो सकती थी। इसके प्रयोग में आंशिक रूप से किसी भी जगह किसी भी आभासी लोक का निर्माण किया जा सकता था। इसलिए महादेवी अभी इस बारे में स्पष्ट नहीं हो सकी थी कि जिस भी ख्यालों की दुनिया की शक्ति ने इसका उपयोग किया वो कोई सकारात्मक प्राणी है या फिर इस ऊर्जा की तरह का उपयोग किसी और तरह किया जाना है। ये पूरी तरह उपयोगकर्ता पर ही निर्भर था। और माया अगर ख्यालों की दुनिया में थी तो संभावना यही थी कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि ख्यालों की दुनिया किस तरह की चीज होती है। इसलिए वो वहां की हर चीज को यथार्थ मान रही होगी, जो कि उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए अभी तक अनुनाद कुछ खास सफल साबित नहीं हुआ था। लेकिन इस बार महादेवी ने अपनी विशेष ऊर्जा का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उच्च ब्रह्म स्तर तक पहुंचने की वजह से
महादेवी के पास भी विचारों का निर्माण करने की शक्ति थी और महादेवी ने अपने विचारों के अंदर एक ऐसा यंत्र विकसित किया जो सारे संसार के विचारों में किसी भी ऊर्जा के चिन्ह को पकड़ सकता था। कुछ देर प्रयास करने के बाद महादेवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि महादेवी के ऊर्जा से बने रेडार ने काम कर लिया था। अब उसे दिख रहा था कि माया कहां पर है, और खुशी की बात थी कि माया फिलहाल महादेवी से ज्यादा दूर नहीं थी। लेकिन अगले ही पल महादेवी के चेहरे पर बहुत ही गंभीर भाव आ गए, क्योंकि जहां एक तरफ महादेवी को पता चला था कि माया उससे बहुत दूर नहीं है, वहीं दूसरी तरफ उसे यह भी पता चला था कि माया उसके करीब खूनी जंगल में ही है, दक्षिण में उसी जगह जहां माया के जाने का उसे डर था। इस बात का एहसास होते ही महादेवी फट से खड़ी हो गई और तेजी से खूनी जंगल की ओर चल पड़ी। अब महादेवी माया के शरीर से निकली ऊर्जा की लकीर को अच्छी तरह पकड़ पा रही थी, इसलिए वो देख सकती थी कि दक्षिणी पहाड़ से उतरती गई सुबह सुबह की रोशनी में माया को यहां पर नीचे उतरने में कितनी कठिनाई हुई थी। इस बात का अंदाजा महादेवी को साफ साफ हो रहा था। हालांकि खुद महादेवी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अब महादेवी उस पहाड़ से बिल्कुल आसानी से इस तरह से उतरती जा रही थी जैसे कोई कुशल लोमड़ी किसी पहाड़ के आसपास गति कर रही हो। जब महादेवी वहां नीचे पहुंची तो उसने देखा माया की ऊर्जा खूनी जंगल के बाहर जाकर अचानक से गायब हो गई थी। मतलब था कि यहां पर आने के बाद माया गायब हो गई थी। एक बार तो महादेवी के मन में यह बुरा ख्याल आ रहा था कि कहीं खूनी जंगल के प्राणियों ने उसे अपने पास खींच तो नहीं लिया था, और दूसरी तरफ उसे यह भी एहसास था कि माया का ख्यालों की दुनिया में मिलने का मतलब है कि वो जंगल में नहीं गई है, बल्कि यहां से सीधे ख्यालों की दुनिया में पहुंच गई है। लेकिन ख्यालों की दुनिया की माया असली भी थी या नहीं, यह भी एक डर था। अब महादेवी वाकई चिंतित थी। क्या ला सकेगी महादेवी माया को ख्यालों की दुनिया से वापस? क्या सचमुच कुछ बुराई थी उस खूबसूरत होटल में? आखिर श्वेता ने माया से महादेवी के बारे में ये झूठ क्यों बोला था कि महादेवी को माया के यहाँ रहने से कोई आपत्ति नहीं है? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला हिस्सा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।